के इस कार्यक्रम में जो मध्य में विराजमान हैं डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, जो संस्कृत के, हिंदी के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं और मेरे परम मित्र हैं। आज जिनका मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में आपको उद्बोधन प्राप्त होगा, प्रोफेसर भगवान सहाय शर्मा जी, जो पिछले 20 साल से हम लोग साथ में ही हैं, एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं, कस्तूरी श्री, इसके डॉक्टर प्रत्युष भट्ट जी, साथ ही इस कार्यक्रम के सभी आयोजक और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधु। ये जो नाम सबसे पहले मैंने देखा, कस्तूरी श्री, और आप लोगों ने कस्तूरी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, या पंडित जसराज जी का वो श्लोक आपने काफ़ी सुना होगा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो कस्तूरी जो है ना, उसके लिए किसी को आवश्यकता नहीं होती कि उसके बारे में किसी को बताएं, उसकी सुगंध अपने आप सब जगह फैलती है। और अभी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, इन्होंने बोला कि कोरोना काल में जो संस्था प्रारंभ हुई और उनके द्वारा ये जो एक टैबलेट बनाई गई, ये अभी जिन जिन प्रदेशों में ऑनलाइन अभी से जिसका प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि जैसा इसका नाम है कस्तूरी श्री संस्था का, तो ये तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अपने आप पहुँचेगी, इसकी सुगंध अपने आप पहुँचेगी और इसके परिणाम सब लोगों को मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर प्रत्युष भट्ट जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, ये प्रकल्प इनके द्वारा प्रारंभ किया गया उसके लिए। दूसरा, यहाँ पर जो पोडियम है, यहाँ पर इन्होंने जो मुख्य स्लोगन लिख रखा है, सर्वे संतु निरामयाः। जब कोई संस्था एक अच्छा ध्येय लेके चलती है तो वो संस्था जो भी काम करे वो अपने आप पूर्ण होते हैं, और उनका ध्येय इतना अच्छा है, सर्वे संतु निरामया की संकल्पना से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया है। और कोरोना काल में निःशुल्क रूप से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया। तो इनका ये जो सर्वे संतु निरामया का ध्येय है, इस ध्येय के साथ में ये संस्था और ऐसे कई प्रोडक्ट लाए और व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की श्रेणी में एक अग्रणीय संस्था के रूप में लोकप्रिय हो, ऐसी हम सब की इनको हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह आने के बाद में यहाँ पर एक, जिसको टी भले कहें, मैं तो उसको टी नहीं कहूँगा, अमृत पान कहूँगा, कि उसका टेस्ट किया, जिसमें 4 इंग्रेडिएंट थे, दालचीनी, ग्रीन टी, लेमन ग्रास और दूसरा मीठी तुलसी, तो स्टीविया, ये 4 कंटेंट उसके अंदर थे। और अगर आप लोगों को पता हो तो कोरोना काल में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो दिल्ली के करीब 85,000 पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए हमने एक स्पेशल कोरोना किट बनाई थी। मैंने उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, जो लोग कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर थे, जहाँ पर पॉजिटिव केस रहते थे, वहाँ पर ड्यूटी देते थे, ऐसे पुलिस कर्मचारियों के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। और उस प्रोजेक्ट में जो इंग्रेडिएंट थे, उसमें एक अणु तेल था, जो ऑयल है नाक में डालने के लिए, एक च्यवनप्राश, एक हरिद्रा खंड, और उसमें एक टी थी। तो उसके कारण जिन लोगों ने उसका फर्स्ट वेव में 2020 में, मार्च के बाद में, और 2021 में उसका प्रयोग किया, तो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पर सब पे उसका डिटेल अवेलेबल है। उन्होंने कंपैरिजन किया था, बोले मुंबई के 85,000 पुलिस कर्मचारी और दिल्ली के 85,000 पुलिस कर्मचारियों में अगर देखा जाए तो दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों में कैजुअलिटी रेट बहुत कम था, जबकि पूरे महाराष्ट्र में एक दिन जितने पॉजिटिव होते थे, उससे ज़्यादा केवल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट था कोरोना का। और कोरोना में डेथ रेट सब जगह बहुत थी, लेकिन दिल्ली पुलिस में बहुत कम थी, क्योंकि उसके लिए आयुर्वेद का हमने स्पेशल प्रोजेक्ट लिया था, और उस आयु रक्षा प्रोजेक्ट उसका नाम था। और उसमें हमारी जो आयुष टी थी, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। मैंने 85,000 को तो हमने दिया, बाकी जो भी डॉक्टर से जो भी देखते थे बोलते थे कि हमको वो किट भिजवा दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसकी काफ़ी किट बनाई थी बाद में, तो फिर पूरे भारत में हमने वो किया। तो एक टी क्या कर सकती है, माने जिसमें पूरा विश्व परेशान हो, जिसकी दवाई पूरा विश्व निकाल नहीं पा रहा हो, कि ठीक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अपन अगर फीवर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट कर दिया, अगर किसी को लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए चाहे वो
इंटेंसिव केयर यूनिट में रहें या वेंटिलेटर का प्रयोग करें, वो सब चीज़ें उन्होंने की, लेकिन किसी के भी पास में डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं था कि कोरोना का ये ट्रीटमेंट है। मैंने जिससे पूरा विश्व परेशान था, उस बीमारी को भी ठीक करने में आयुर्वेद की चाय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इनके द्वारा जो टी का निर्माण किया गया है, ये टी का निर्माण भी निश्चित रूप से ऐसे परिणाम सामने देगी कि लोगों को लगेगा कि एकमात्र ये टी भी अगर प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि रसायन द्रव्य आदि इसमें दालचीनी का प्रयोग किया गया है। और आपने अगर देखा हो तो कोरोना काल में हमने जो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल बनाया था आप लोगों ने, तो उसमें दालचीनी, लवंग, काली मिर्च, तुलसी, ये 4-5 इंग्रेडिएंट थे ओनली। और हम कहते थे कि आप हॉस्पिटल में मत आइए, अगर कोरोना पॉजिटिव हो तो इन 4-5 चीज़ों का प्रयोग घर पे कर लीजिए केवल। मैंने इनका काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना के पीजिए। अगर आपका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है या आपको थोड़ा सा सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर आपने अगर ऑक्सीजन टेस्ट किया और वो 80 के बिलो अगर आ रहा है, तब आप हॉस्पिटल में आइए। मैंने इतने लोग पॉजिटिव हुए और उनको घर पे अगर किसी मेडिसिन ने सबसे ज़्यादा राहत पहुंचाई तो उसमें से दालचीनी एक थी। मैंने दालचीनी एक रसायन द्रव्य भी है। दालचीनी इम्यूनिटी को बूस्टर करता है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दालचीनी सामान्य जो लक्षण उत्पन्न होते हैं ना, जिसमें चाहे सर दर्द हो, प्रतिशाय हो, इन चीज़ों को कम करने का काम करता है। और वेदना हर का भी बहुत अच्छा काम करता है। हम कई बार क्या करते हैं, दिन भर हमने बहुत काम किया, कई बार ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। उन सबको करने के बाद जब शाम को 4-5 बजे हम घर पहुंचते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल थकावट हो जाती है, उसकी इच्छा होती है कि अब कुछ नहीं करूँ, बस एक जगह बैठ जाऊँ। तो दालचीनी उसमें एक तो अंगमर्द प्रशमनम, मैंने दर्द को भी कम करती है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इनके द्वारा जो टी बनाई गई, मेरे को ये इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इसमें दालचीनी को इंग्रेडिएंट के रूप में मुख्य माना। और उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अगर शाम को अगर आपने 1 कप चाय पी ली तो उस टी को पीने के बाद में आपको हो सकता है एसिडिटी हो सकती है, जो सामान्य टी अपन पीते हैं, या और भी कई व्याधियां हो सकती है। लेकिन ये टी अगर आप पीते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में आपकी इम्यूनिटी की ओर वृद्धि होगी। तो मैं प्रत्युष भट्ट जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक चाय का निर्माण नहीं किया है, एक अमृत पेय का निर्माण किया है, जो हर जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। हम अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि औषधियों का प्रयोग तो हमको तब करना है जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, अन्यथा बिना औषधियों के हमको स्वस्थ रहना है। और बिना औषधियों के स्वस्थ हमको आहार और विहार के द्वारा हम रह सकते हैं, कि हमारी डाइट अगर अच्छी है, अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो उसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आयुर्वेद के जो मुख्य प्रिंसिपल बताया कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या, उसमें 3 प्रिंसिपल मुख्य आते हैं। और वो 3 प्रिंसिपल हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। उसको हमने कोरोना काल में थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि आहार, निद्रा और व्यायाम, अगर ये 3 चीज़ों को आप बराबर वो रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। और आहार में हम भारतीयों का देखिए, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी ये जो महामारी आई थी, इसमें भारत में हमने बहुत जल्दी उसमें कवर कर लिया था। चाइना वगैरह में तो अभी 2023 दिसंबर में भी काफ़ी वो था, और उनका कहना है कि अभी तो आने वाले 2-4-5 साल तक ये होती रहेगी। और जिस समय चाइना में वापस अभी बढ़ा था, तब फिर भारत सरकार पूरी हाई अलर्ट पे थी, फिर वापस टेस्टिंग और सब शुरू किया था। लेकिन हमारे यहाँ की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि ज़्यादा किसी को हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत ही नहीं लगी, पता ही नहीं लगा कोरोना अभी आया और वापस चला भी गया। तो हमारे यहाँ की जो डाइट है, उस डाइट की एक विशेषता है कि हमारा जो किचन है, वो किचन एक औषधालय है। और उसमें जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं घर में रखी हुई, चाहे वो जीरक हो, कृष्ण मरीच हो, शुंठी है, अजवाइन है, हिंगू है, सेंधा नमक है, ये चीज़ें शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका रखती है। और ये जो बाकी वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ की लाइफस्टाइल कुछ अलग है। वो ब्रेड के जो पैकेट रहते हैं वो ला करके 1 वीक के रख दिए, मंडे से फ्राइडे तक के, फिर उसको बटर लगा के, या उनके यहाँ जैसी सुविधा रहती है जो खाना बनाना, अपने यहाँ जो रोज़ सुबह शाम खाना बनता है, कभी चपाती बनी है, दाल चावल बना रहे हैं, ये सिस्टम वहाँ पे इतना वो नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हर दिन हम औषधि का प्रयोग करते हैं, तो हमारे यहाँ बीमारी होती नहीं, उससे पहले हम उसको स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और घर में ये सब चीज़ें रहती है, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं।
तो हमारा आहार अगर ठीक हो तो व्यक्ति को हम स्वस्थ रख सकते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कहा कोई व्यक्ति किसी कारणवश 2-4 महीने तक शिक्षा ले या साल भर तक ले और उसके बाद चला जाए तो उसको सर्टिफिकेट एक दे देना चाहिए। अगर 2 साल पूरा कर ले तो उसको डिप्लोमा दे देना चाहिए। और डिग्री कोर्स 3 साल के होते हैं अधिकतम, तो अगर पूरा किया है तो उसको डिग्री कोर्स का जो उसकी डिग्री है वो दे देनी चाहिए। मैंने साल भर उसका वेस्ट नहीं हो, इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर उसने इसमें 2 महीने भी लगाए तो उसका परिणाम पूरी लाइफ भर उसको मिलना चाहिए। अब आयुर्वेद में जो हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे वो कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने एक क्लास 45 मिनट की या 1 घंटे की भी अगर अटेंड करी तो हम उसको सर्टिफिकेट भले ही नहीं दें, लेकिन उसको ऐसे प्रिंसिपल दे देंगे कि जो उसको पूरा जीवन भर काम आए। और आयुर्वेद का चिकित्सक चिकित्सा तो तब कर सकता है जब पूरे 5 साल 4.5 साल उसने कंप्लीट किए हों, 1 साल की इंटर्नशिप की हो। ये कंप्लीट करने के बाद में उसको डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि जिस दिन से आपने आयुर्वेद में प्रवेश किया उस दिन से आहार के माध्यम से आप ट्रीटमेंट करिए। मैंने आहार के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है और वो कहता है कि मेरे को डायबिटीज है तो आप उसको मेटफॉर्मिन या फिर आयुर्वेद की जो औषधियां वो भले प्रिस्क्राइब नहीं करें, लेकिन उसके लिए विशेष आहार बता रखा है कि प्रमेह में ये आहार काम करता है। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान में प्रारंभ में तो केवल परिचय दिया उन्होंने कि आयुर्वेद में क्या क्या है, लेकिन सेकंड चैप्टर आता है उसमें अष्टाविंशति रित्तेते यवागो परिकीर्तिता, मैंने 28 यवागु बताए।
आप सभी यहाँ आए, आप सभी का स्वागत है। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। कस्तूरी श्री द्वारा आयोजित इस आयुर्वेदिक संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मंच पर विशिष्ट वक्ता के रूप में विराजमान एम्स में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश व्यास जी, दिव्या कॉलेज में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भगवान साई शर्मा जी, इस संगोष्ठी के अध्यक्ष प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के निदेशक डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, कस्तूरी श्री के संयोजक श्री विकास कौर जी और मेरे सामने बैठे हुए आयुर्वेद के प्रति रुचि रखने वाले देवियों और सज्जनों, इस संगोष्ठी में मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तब मुझे मौका मिला इम्यूनिटी पर काम करने का, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। थोड़ी दिक्कत के बाद टैबलेट फॉर्म इम्यूनिटी बूस्टर पर सफलता मिल गई। उसके बाद जरूरी थी, इसकी सक्सेस रेशो की सबसे बड़ी ताकत थी आपकी अपनी इम्यूनिटी, और मुझे मौका मिला और मैंने लोगों तक लॉकडाउन में फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन की। रिजल्ट भी जैसा सोचा था उससे बहुत अच्छे आए। इससे न केवल बूस्टअप में कामयाबी मिली बल्कि ग्रीन टी व दालचीनी और अन्य हर्ब की वजह से वेट लॉस में अच्छी खासी सफलता मिली। जैसे कि कोरोना के बाद मैंने अपनी डेंटिस्ट्री शुरू करी, तो मैंने माउथ वॉश की जगह ग्रीन टी देना पेशेंटों को प्रिस्क्राइब किया। इससे पेशेंट की ओरल हाइजीन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई और कहीं ना कहीं मैंने पाया कि पेरियोडोंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट ग्रीन टी की वजह से हुई। ये मेरे लिए एक अनुभव था और एक बहुत अच्छा रिसर्च मेरे लिए कामयाबी मिली इस रिसर्च से, तो ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट मिली। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ग्रीन टी का सेवन करें और आयुर्वेद से अपने आप को जोड़ें। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि तन और मन से यदि भारतीय समाज को स्वस्थ रखना है तो अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद से जोड़िए। मैं आशा करता हूँ कि ये संगोष्ठी आपके लिए उपयोगी होगी। आप सभी का पुनः स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्प्रभापटलोद्भासि भासतेत्यापि भारतम् आयुर्वेदात्मकं ज्योति शाश्वतं नः प्रकाशताम्। आज कस्तूरी श्री द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष और हमारी ऊर्जा के स्रोत माननीय जीतराम भट्ट साहब, मेरे अग्रज प्रोफेसर महेश व्यास जी, जो आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सामने हैं, और सीक्वेंस चेंज कर दिया। जो सर का तो उद्बोधन बाद में होना चाहिए था कि जो सब कुछ बता चुके हैं, मेरे लिए समस्या होगी कि मुझे क्या बताना है। फिर भी तो
और कस्तूरी श्री संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रत्यूष जी, कार्यक्रम के संचालक एंड सभी आयुर्वेद प्रेमी श्रोता बंधु, जिनमें मेरे शिष्य भी संस्कृत एकेडमी में आयुर्वेद जो विषय था उसके छात्र हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। कस्तूरी श्री हर्बल्स के द्वारा जो टी का निर्माण किया गया है उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, एक मॉडिफाइड स्वरूप में जो एक सुविधाजनक एक चाय हमें उपलब्ध कराई है, अमृत पेय सर ने उसको संज्ञा दी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से वास्तव में प्रत्युष जी बधाई के पात्र हैं। एक चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद आप डॉक्टर प्रत्युष जी बहुत अच्छे दंत रोग विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन इनका जो अनुराग है आयुर्वेद और हमारी संस्कृति के प्रति काफ़ी गहरा अनुराग है। क्योंकि मेरे सानिध्य में हम लोग साथ में रह के मेरे से डिस्कस करते रहते हैं कि सर इस चाय के बारे में और इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है और कितनी तरह की चाय हम लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह की जो जिज्ञासा इनकी है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि ये चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन इनकी जो वंशगत परंपरा जो आयुर्वेदिक परंपरा रही है, क्योंकि प्रोफेसर भट्ट साहब के जो पिताजी, इनके दादा, वो भी आयुर्वेद निष्णात और आयुर्वेद प्रेमी रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जो ट्रेड्स है वो अब इस रूप में सामने आ रहे हैं। तो जो चाय की जो कल्पना है ये एक तरह से आयुर्वेद की कल्पना है। आयुर्वेद में औषधियों का प्रयोग किस तरह से किया जाए उसके लिए पंचविध कषाय कल्पनाएं बताई गई है कि फार्मास्यूटिकली प्रिपरेशंस कैसे बनाया जाए, औषधियों को किस रूप में प्रयोग करें। इसके लिए आचार्यों ने 5 तरह की कल्पनाएं बताई है। जैसे स्वरस, जूस के रूप में औषधियों को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्वाथ, काढ़े के रूप में औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा फांट कल्पना है। चौथा श्रुत कल्पना है। और 5वां चूर्ण के रूप में औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं। अब कौन सी औषध को कैसे प्रयोग करना है, इस पर्पज से ये अलग अलग कल्पनाएं की गई है। जैसे स्वरस है, गिलोय का स्वरस है, ग्वारपाठा का कुमारी स्वरस है, एलोवेरा स्वरस आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो जितने भी स्वरस जो होते हैं उनका वो थोड़े से हेवी टू डाइजेस्ट होते हैं, हमारे शरीर का वर्णन करते हैं, न्यूरिशमेंट देते हैं हमें, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। लेकिन वो उन्हीं लोगों को प्रयोग करने चाहिए जिनकी अग्नि अच्छी है, जिनकी जठराग्नि प्रबल है, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। अस्वस्थ व्यक्ति को जिनकी अग्नि मंद है उनको अगर स्वरस का प्रयोग कराएंगे तो थोड़ा सा अनुकूल उनके लिए नहीं रहता। तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या कल्पना रखी जाए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई काढ़े का प्रयोग करो। किसी भी औषध द्रव्य को पानी में उबालो और पानी में उबालने के बाद उस पानी में, गर्म पानी में उसका एक्सट्रैक्ट आ जाए तो उसको छान के उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब उसकी भी अलग अलग तरीके हैं, किस व्यक्ति के लिए किस तरह की कितना उसका प्रोपोर्शन रखना है। जैसे 100 ml पानी लिया, 100 ml आप ले लीजिए, 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर पानी की में औषध डाल के एक नियम यह है कि आप उसका 750 ml रख सकते हो। एक नियम यह है 500 ml रख सकते हो। 1 ml यह है उसका 250 ml रख सकते हो, 125 ml रख सकते हो। इस तरह से जो रिड्यूस करना है, तो जितना हम रिड्यूस करेंगे काढ़े को, पानी को, उसकी कंसंट्रेशन उसका बढ़ता जाएगा और वो कंसंट्रेशन औषधियों के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा अलग विषय हो जाता है, विस्तार हो सकता है इसका, इसलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तीसरा, कुछ अब औषधियों को हम पानी में उबालेंगे तो कुछ औषधियाँ ऐसी है जिनमें वोलेटाइल ऑयल होता है या जिनके जो एल्कलॉइड्स बहुत कम पानी में सोल्यूबल होते हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में अगर उनको उबालते हैं तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसी औषधियों के लिए, जैसे दालचीनी है, कस्तूरी से जो टी है उसका मेन इंग्रेडिएंट भी दालचीनी है। अगर हम दालचीनी को ज़्यादा
काढ़ा बनाएंगे उसका, तो उसमें जो वॉलेटाइल ऑयल है, उड़नसील जो तेल उसका मुख्य इंग्रेडिएंट है, वो उड़ जाता है। इसी तरह से और औषधियाँ हैं, जैसे इलायची है, उसका भी उस वॉलेटाइल ऑयल होता है, वो उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आचार्यों ने तीसरी कल्पना का निर्माण किया, फांट कल्पना। तो फांट में क्या होता है, तो पानी को अच्छी तरह से उबालते हैं। अब उबालने में भी फिर थोड़ा बाद में बात करेंगे कि उसको आधा रखा जाए, चौथाई रखा जाए या 2/3 रखा जाए। तो उसको पानी को सामान्य रूप में उबाल लेते हैं और उबाल के उसमें उस औसत द्रव्य को डाल देते हैं और 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तो उसका इंग्रेडिएंट उसमें एक्टिव प्रिंसिपल उस पानी में आ जाता है, फिर उसको छान के उसका प्रयोग करते हैं। तो ये फांट कल्पना है। जो कस्तूरी सी जो टी है वो आयुर्वेद की फांट कल्पना ही है, जिसमें दालचीनी हो गया और अदर जो इंग्रेडिएंट है, स्टीविया है, इनको फांट के रूप में गर्म पानी में उबाला, उसमें एक तो मॉडिफाइड स्वरूप इन्होंने दे दिया कि जिसे कैरी आराम से कर सकते हैं, इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये फांट कल्पना के अंतर्गत आ जाती है। चौथा जो आ जाता है श्रुत। फांट कल्पना को हॉट इन्फ्यूजन भी बोलते हैं। इससे भी अब तीसरी आ जाता है श्रुत, कि पानी, ठंडा पानी लिया, नॉर्मल पानी लिया, नॉर्मल पानी में औषधियों को डुबो के 12 घंटे से 24 घंटे के अंतर उनको रख देते हैं, उसको फिर छान के उसका प्रयोग करते हैं। और पांचवी जो कल्पना आ जाती है चूर्ण। चूर्ण का प्रयोग पाउडर के रूप में गर्म पानी से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं और अनेक प्रकार से कर सकते हैं। तो इस तरह से पंचविध कषाय कल्पनाओं का ही स्वरूप जो फांट है वो इस कस्तूरी श्री टी का है। लेकिन इन सबके बीच में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जल। सभी कल्पनाओं में जल का विशेष महत्व है। और आहार जो है हमारा, आहारम पुनर्मूलम बल वर्ण अग्नि ओजसा। बल, वर्ण, अग्नि और ओज, हमारी इम्यूनिटी, उसका मूल आधार आहार है। आहार के बारे में बहुत सर ने काफी सटीक, बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी हमें दी। इनमें से अगर हम 50% भी फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तो आहार में भी सॉलिड जो आहार है उसकी एक सीमा निर्धारित की है कि द्विकाल भोजी, दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर करना चाहें तो 3 बार भोजन कर सकते हैं। 3 बार के अलावा हमारा मुंह खाने के लिए नहीं खुलना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। लेकिन आहार का एक स्वरूप है जल। पानीयम प्राणिनाम प्राणा विश्वमेव च तन्मयम नहीं तो याद बिना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। कि जो समस्त संसार है वो जलमय है। 80% जो अर्थ का जो पार्ट है वो जल से युक्त है। हमारा जो शरीर है उसका 75%, 50 to 75% एज रिलेटेड है। जो बाल्यावस्था में 80% के लगभग हमारा प्रोपोर्शन जल का होता है, धीरे धीरे घटता घटता जो है वृद्धावस्था में 50-60 तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप में 50 से 75% तक हमारा शरीर जो है जल युक्त है, जलमय। इसलिए तही नहीं तो याद बिना वृत्ति, ये कहा गया है कि जल के बिना कोई गति नहीं है। इसलिए जल का जो है नहीं तो याद बिना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जल की आवश्यकता है और जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए भी जल की उतनी ही आवश्यकता है। तो जल का युक्ति युक्त पूर्व प्रयोग को लिखा है कि युक्ति युक्त प्रयोग करने पे जल जो है हमारे अमृत के समान कार्यकर होता है, और उसी को अयुक्ति पूर्वक प्रयोग करें तो वो विष के समान हमारा कार्य करता है। इसलिए जल का प्रयोग, सर ने आहार के बारे में काफी कुछ बताया, अब हम थोड़ी जल पे बात करेंगे कि जल का युक्ति युक्त प्रयोग होना चाहिए। आजकल जल को लेकर बहुत भ्रांत गाइडलाइंस बार बार दी जाती। खूब पानी पीजिए, पर्याप्त मात्रा में दिन भर पानी पीजिए, टेबल पे पानी की बोतल होनी चाहिए, दिन भर पानी पीते रहिए। ये वाटर टॉक्सिसिटी बताई है आयुर्वेद में। तो जल जो है वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट हमारा है। अजीर्णे भेषजम व्यारी जीर्णे व्यारी बलप्रदम, ऐसा कहा गया कि अजीर्ण अगर किसी व्यक्ति को है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए। जीर्ण, और जब हमारा भोजन जीर्ण हो जाता है तो उसमें जो हम जो पानी पीते हैं वो हमारा बल प्रदान करने वाला होता है, हमारे हाइड्रेट करता है।
तो हाइड्रेशन का, भोजन पचने के बाद हाइड्रेशन का काम करता है। और भोजन अगर हमें पचा हुआ नहीं है, अजीर्ण की स्थिति में, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी पीते हैं, तो उस पानी का, वो पानी जो है हमारा अमृत के समान कार्य करता है, औषधि के समान कार्य करता है। पानी, जल पीने के बहुत सारे नियम भी बताए गए हैं कि जल का प्रयोग कैसे करें। जैसे सामान्य रूप में कहते हैं कि भोजन से पहले पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन काल से पहले, जब भूख लग रही है आपको, तो उसके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे पहले भोजन का, जल का प्रयोग न करें। क्यों? अगर इस तरह के जल का प्रयोग करते हैं तो वो अग्निमांद्य कारक होता है। अग्नि हमारी जो होती है जठराग्नि, सर ने बताया कि रोगा सर्वे पे मंदेग्नो, अग्निमांद्य ही समस्त रोगों का कारण है। तो अग्नि को आप मंद कर देंगे। आधुनिक भाषा में समझे तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ज़्यादा मात्रा में डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए भोजन के आधा घंटे पहले पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो कृष्णता कारक होता है, हमारा कार्य करता है। क्यों? भोजन पर्याप्त मात्रा में पेट भर जाएगा तो भोजन भी हम कम मात्रा में करेंगे, तो उससे कृष्णता आती है। भोजन के अंत में 45 मिनट्स के बाद, कहते हैं कि 45 मिनट्स बाद, भोजन के बाद हमें पानी पीना चाहिए, जल सेवन करना चाहिए। उसके तुरंत बाद अगर भोजन के बाद करते हैं तो वो स्थूल्य कारक है, वो भी अग्निमांद्य कारक हो जाता है और हमें ओबेसिटी प्रोड्यूस करता है। और भोजने चामृतम, भोजन के मध्य में पिया हुआ थोड़ा थोड़ा घूट घूट कर जो पानी पिया जाता है वो अमृत के समान होता है और औषधीय गुणों से युक्त होता है। क्यों? कि जिस थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के और पार्ट्स हैं, उनमें वो क्लीन होते रहते हैं। और वो जो क्लीन होते रहते हैं तो उससे एंजाइम सिक्रेशन हमारा होता रहता है और वो जो जल है वो पाचक स्रावों के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है। तो इसलिए भोजन के बीच बीच में आहार का प्रयोग, जल का प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब भोजन के बाद तो प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है। तो भाई ऐसा भोजन करते हैं क्यों जो ज़्यादा इतना प्यास पैदा करता है, पित्तवर्धक है, बहुत दाहक, जो आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सामान्य नियम हुए। दूसरा, एक लोग कहते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में तो कहीं नहीं लिखा है कि बैठ के पीना चाहिए या खड़े, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। क्योंकि खड़े खड़े जो अगर पानी पीते हैं तो डायरेक्ट पानी हम जो लेते हैं तो वो सीधा स्टमक में जाता है। बैठ के पानी पीते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट करके पानी पीते हैं। तो पानी का नियम, जल के नियम ही हो गए। अब जल में भी, जल को हम औषधि युक्त, क्योंकि जल की एक सीमा है। ज़्यादा मात्रा में अगर हम जल का प्रयोग करते हैं तो वाटर टॉक्सिसिटी पैदा करता है। वाटर टॉक्सिसिटी कैसे होती है कि जैसे अति मात्रा में जल लिया तो उससे हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो सकता है। सोडियम की जो कमी की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो सकती है, जबकि सोडियम भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है, हमारी जो नर्व की पल्सेज है, इम्पल्सेज है, उनके प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए आवश्यक है। मतलब सोडियम की आवश्यकता है। ज़्यादा मात्रा में हम पानी पिएंगे तो सोडियम को फ्लश आउट कर देता है, बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी आप हमारी शरीर की जैसी आवश्यकता है। सर ने बताया कि प्रकृति के आधार पर सब कुछ चलता है। आहार का निर्धारण प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए।